अब चैप्टर नंबर 46 सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम एंड आल्सो फ्लोरोक्विनोलोन्स। याद रखना है कि सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, ये फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। द कम्बिनेशन ऑफ ए सल्फोनामाइड्स विद ट्राइमेथोप्रिम काजिंग अ सीक्वेंशियल ब्लॉकेज ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट बात जो है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ना, ये इनहिबिट करती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसके बाद क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, फ्लोरोक्विनोलोन्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम आएगी, और जब हम ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथाक्साजोल इन दोनों को कहेंगे, सल्फामेथाक्साजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं फॉर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनको कंबाइन फॉर्म में कहेंगे कार्ट्रिमॉक्साजोल। इस तरह फ्लोरोक्विनोलोन्स में नैरो स्पेक्ट्रम में फर्स्ट जनरेशन में ड्रग आएगी नॉरफ्लॉक्सासिन, वाइडर स्पेक्ट्रम में सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन। ये हो गया। उसके बाद आ जाती हैं एंटी फोलेट ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहले लिखा हुआ है कि सल्फोनामाइड्स क्या करवाते हैं, ये इनहिबिट करवाते हैं डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज एंजाइम्स दैट इन्वॉल्व इन फोलिक एसिड सिंथेसिस। और ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, ये इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सल्फोनामाइड जो था वो टेरोएट सिंथेज था, ये ट्राइमेथोप्रिम जो है ये फोलेट रिडक्टेज है, यानी डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज इनहिबिटर सल्फोनामाइड्स, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स ट्राइमेथोप्रिम। अब इसके बाद आ जाती हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। इसमें ट्रिपल सल्फा होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में सल्फा साक्साजोल होगा, और इंटरमीडिएट एक्शन में सल्फा मिथाक्साजोल होगा, और लॉन्ग एक्शन में सल्फा डॉक्सिन होगा। ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, ये फोलिक एसिड की तरह होता है, ये वीक बेस है और ट्रैप हो जाती है एसिडिक इन्वायरमेंट में। अब रीचिंग हाई कंसनट्रेशन इन प्रोस्टेट एंड वेजिनल फ्लूइड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया है कि सल्फोनामाइड्स जो है ना, ये डाईहाइड्रो टेरोएट सिंथेज एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी, और पी अमाइनो बेंजाइक एसिड यानी पावा को कन्वर्ट नहीं होने देती डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में। और ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ये कन्वर्ट नहीं होने देगी डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फा मिथाक्साजोल, ये सीक्वेंशियल ब्लॉकेज करवाती हैं फोलेट सिंथेसिस की। अब रेजिस्टेंस इनमें कैसे प्रोड्यूस होती है? रेजिस्टेंस 3 तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। decreased intracellular accumulation of these drugs like sulfonamides and trimethoprim, या increased production of p amino benzoic acid by bacteria, या फिर decreased in the sensitivity of dihydroteroate synthase to the sulfonamides, यानी कि फंक्शन इसका इफेक्ट इतना प्रोड्यूस ना हो डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज का, और प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट हैज़ अ रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर द ड्रग। ये हो गई रेजिस्टेंस, यानी 3-4 चीज़ें याद थी, यानी कि करनी थी। ये डिक्रीज इंट्रासेलुलर अकोमोलेशन ऑफ दीज ड्रग्स सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, या पाबा की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, या फिर और डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज टू द सल्फोनामाइड्स, यानी कि सल्फोनामाइड्स का इस एंजाइम पे इफेक्ट नहीं होता, या फिर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, दैट हैज़ रिड्यूस्ड एफिनिटी फॉर द ड्रग। क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड्स के। सल्फोनामाइड्स जो होती है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती है, जिसमें क्लैमीडिया, नोकार्डिया स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ द सल्फोनामाइड ग्रुप्स आर यूज्ड फॉर बाय द फॉलोइंग रूट्स फॉर द कंडीशंस इंडिकेटेड, यानी सल्फोनामाइड्स ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ हो रही हैं, क्लैमीडिया, न्यूकार्डिया वगैरह। अब इसके नाम फर्दर चलते हैं कि सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कौन सी होती है ड्रग, सल्फा साक्साजोल। ऑकुलर इन्फेक्शंस में सल्फो एसिटामाइड होती है। बर्न इन्फेक्शन में सल्फाडाइजीन होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में सल्फासैलाजीन होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में सल्फाडाइजीन या पेरीमेथामीन होती है। अब ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल जो होगी ना, ये यूज़ होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और मोरक्सेला कैटारसिस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नीमोसिस्टिक नमूनिया एंड नोकार्डियोसिस। ये क्लिनिकल यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे एमसीक्यूज तो कन्फर्म आता है। यानी कि बर्न इन्फेक्शन में अगर पूछेंगे तो आपने बताना है सल्फाडाइजीन। अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस में पूछेंगे तो सल्फाडाइजीन प्लस पेरीमेथामीन। अल्सरेटिव कोलाइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में पूछेंगे तो सल्फासैलाजीन होगा, ठीक है ना। ऑकुलर इन्फेक्शन में सल्फा एसिटामाइड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सल्फा साक्साजोल। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं
इसके बाद टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फोनामाइड्स है। ये करने से पहले आपको ऊपर वाले थोड़े से टॉक्सिक इफेक्ट्स ये भी पता होने चाहिए कि नोकार्डियोसिस, ये क्लिनिकल यूजेस में नोकार्डियोसिस में भी यूज़ हो रहा था, टाइफाइड फीवर के लिए भी यूज़ हो रही है, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस इनके लिए भी ये यूज़ हो रही थी सल्फोनामाइड्स। ये इसके क्लिनिकल यूजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं टॉक्सिसिटीज ऑफ सल्फोनामाइड्स। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी याद रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं बाय सल्फोनामाइड्स। इसके बाद आ जाता है जिसमें स्टेवंस जॉनसन सिंड्रोम भी है, हैव बीन अकल्ड रेयरली, यानी ये रेयरली अकल्ड होता है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। इसके बाद जीएटी डिस्टर्बेंस होती है, हेमेटोटॉक्सिसिटी होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। ड्रग इंट्रैक्शन में याद रखना है कि ये वारफरिन और मेथोट्रेक्सेट के साथ compete करता है फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ट्रांजिएंटली इंक्रीजेज द प्लाज्मा लेवल ऑफ दीज ड्रग्स। ये प्लाज्मा लेवल इन ड्रग्स का ज़्यादा कर देता है। फिर आगे क्या करता है, सल्फोनामाइड्स कैन डिस्प्लेस बिलीरुबिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये बिलीरुबिन को का लेवल ज़्यादा करता है जो कि क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर और कर्निक्टिस कॉज करवाता है बच्चों में। इसलिए इफ़ यूज्ड इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए कहते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सल्फोनामाइड्स आर आल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमेथोप्रिम, इसमें LMG निमोनिक याद करना है, L से आ जाएगा लीकोपीनिया, G से ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, M से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स आएगी। फ्लोरोक्विनोलोन्स की मैंने क्लासिफिकेशन बता दी थी। फर्स्ट जनरेशन में नॉरफ्लॉक्सासिन आता था, सेकंड जनरेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता था, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सासिन आएगा। इसके बाद ये याद रखना है कि थर्ड जनरेशन को हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं। अब इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स की फार्माकोकाइनेटिक्स में ये याद रखना है कि ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, और इसकी एलिमिनेशंस को रोकने के लिए हम प्रोबेंसेड ड्रग्स भी यूज़ कर सकते होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ना, ये इंटरफेयर करता है डीएनए बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस, इनहिबिटिंग टोपोइसोमरेज 2 स्पेशली इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड टोपोइसोमरेज 4 स्पेशली इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। याद रखना है कि ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस का इनहिबिटर था। ये इंटरफेयर करता है डीएनए सिंथेसिस के साथ बाय इनहिबिटिंग टोपोइसोमरेज 2 स्पेशली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड टोपोइसोमरेज 4 इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स also have post antibiotic effects like aminoglycosides। इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, थ्रो इफ्लक्स पंप के थ्रू भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है, और या चेंजेस इन द पोरेन स्ट्रक्चर। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, इसके क्लिनिकल यूजेज और टॉक्सिसिटी है फ्लोरोक्विनोलोन्स की। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर यूज्ड इन द यूरोजेनिटल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ होती है, और इसमें ना जो इन्फेक्शंस caused by gram negative organisms like E. coli, Klebsiella, Corynebacterium jejuni और Salmonella, Shigella species, ये इनके ट्रीटमेंट में भी फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए भी फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ करते हैं। अब मैंने बताया था कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए पिछले चैप्टर्स में अजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स वो भी यूज़ हो रहे थे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए। अब इस चैप्टर 46 में फ्लोरोक्विनोलोन्स भी क्लिनिकल यूज़ में आता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में फ्लोरोक्विनोलोन्स भी यूज़ करते हैं। ये 4 ड्रग्स हो गई। अब इसकी टॉक्सिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, GIT डिस्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स। इसके बाद टेंडनाइटिस यानी टेंडन रैप्चर, और ये भी याद रखना है। इसके अलावा रैशेस, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, फोटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये हो गया। और ये QT प्रोलॉन्गेशन करवाता है। ये अब चैप्टर नंबर 46 हो गया। इसके अलावा ये तो बुक वाले थे, अगर ना याद हो तो इसके कॉमन ये याद कर लेने हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स में ना टेंडन रैप्चर होता है, हेडेक एंड डिजीनेस, इंसोम्निया, स्किन रैशेस, GI स्ट्रेस, और एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, फोटो सेंसिटिविटी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स में स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, लीकोपीनिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ऑब्स्ट्रक्शंस इन UTI, नेफ्राइटिस, एप्लास्टिक एनीमिया, एसिनोफिलिया। That's all about chapter number 46, sulfonamides, trimethoprim and fluoroquinolones.